कल्पना कीजिए कि 3 जनवरी का दिन है। उत्तरी गोलार्ध में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग स्वेटर और जैकेट में एकदम सिकुड़े हुए हैं और ठीक इसी समय हमारी पृथ्वी पूरे साल में सूर्य के सबसे करीब होती है। सच में ये बात सुनकर तो किसी का भी दिमाग चका जाए। मतलब आमतौर पे हम सोचते हैं कि आग के जितने करीब जाएंगे उतनी ज्यादा गर्मी लगेगी, है ना? बिल्कुल। और यहीं से भूगोल की असली कहानी शुरू होती है। जो चीजें ऊपर से सीधी और सरल लगती हैं, उनके पीछे कुदरत का एक बहुत ही गहरा विज्ञान काम कर रहा है। एकदम सही कहा आपने। तो इसी आहा मोमेंट के साथ पोस्टल ज्ञान क्लासेस की ओर से इस विस्तृत चर्चा में एक शानदार स्वागत है। आज का हमारा ये जो मिशन है वो बहुत ही स्पष्ट है। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये लेक्चर विशेष रूप से पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा पोस्ट ऑफिस विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं यानी LDCE की तैयारी के लिए प्रदान किया गया है। सही कहा। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य स्रोतों में दिए गए हर एक तथ्य और सांख्यिकी आंकड़े का गहराई से और बिना किसी दोहराव के विश्लेषण करना है। बिल्कुल, मतलब हम किसी भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं और ना ही ओवरलैप करेंगे। तो आज का हमारा विषय है भूगोल, जिसमें हम अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियां और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ों पर बात करेंगे। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम भी हम कवर करेंगे। हाँ, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये केवल रटने वाले तथ्य नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी के काम करने के तरीके का पूरा ब्लूप्रिंट है। अगर हम इन्हें समझ लें तो LDCE परीक्षा का कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलिए सबसे पहले उस ग्रिड सिस्टम से शुरुआत करते हैं। अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ईमानदारी से कहूं तो मैं इसमें पहले बहुत कंफ्यूज होती थी। ये बहुत आम बात है, कई उम्मीदवारों को इसमें कंफ्यूजन होता है। अच्छा, मतलब अक्षांश तो समझ में आता है, जैसे सीढ़ियों के डंडे जो एक दूसरे के समानांतर होते हैं। लेकिन देशांतर को अगर हम एक तरबूज की धारियों की तरह सोचें, जो बीच में चौड़ी होती हैं और ध्रुवों पर मिल जाती हैं। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही बेहतरीन एनोलॉजी है। अक्षांश यानी लैटिट्यूड क्षैतिज रेखाएं हैं। ग्लोब पर इनकी कुल संख्या 181 है। 181। इसमें 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा भी शामिल है ना? हाँ बिल्कुल, भूमध्य रेखा को मिलाकर। और क्योंकि ये लेटी हुई समानांतर रेखाएं हैं, इसलिए किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर होती है। अच्छा, मतलब ये दूरी कभी नहीं बदलती। एकदम सही। लेकिन आपकी वो तरबूज वाली एनोलॉजी देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड के लिए एकदम फिट बैठती है। ऊर्ध्वाधर या खड़ी रेखाएं जिनकी कुल संख्या 360 है। तो अगर देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिल जाती हैं तो उनके बीच की दूरी हर जगह समान नहीं हो सकती। ध्रुवों पर ये 0 हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा। सबसे ज्यादा दूरी ठीक भूमध्य रेखा पर होती है और यहीं से इन रेखाओं का सबसे बड़ा काम शुरू होता है, समय का निर्धारण। हाँ, समय का कैलकुलेशन बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कई बार। देखिए, 0 डिग्री देशांतर को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन से होकर गुजरती है। और इसके ठीक पीछे वाली रेखा ग्लोब की दूसरी तरफ 180 डिग्री देशांतर है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। अच्छा, तो पोस्टल ज्ञान के नोट्स में एक तथ्य है कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। हाँ, और इसका गणित बहुत ही सीधा है। मतलब अगर पृथ्वी अपना एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री 24 घंटे में लगाती है तो 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमेगी। बिल्कुल। और अगर हम 24 घंटे को मिनटों में बदलें तो 24 गुणा 60 यानी 1440 मिनट। अब 1440 को 360 से भाग दें तो जवाब 4 मिनट आता है। एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन। यही कारण है कि हर 1 डिग्री के अंतर पर समय 4 मिनट आगे या पीछे हो जाता है। और इसी से भारत का मानक समय भी निकलता है ना? हाँ, भारत का समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से तय होता है। तो अगर हम इस 82.5 को 4 से गुणा करें तो ये 330 मिनट बनता है, जिसका मतलब है ठीक 5 घंटे और 30 मिनट। यही वजह है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय यानी GMT से 5.5 घंटे आगे है। ये रटने की चीज नहीं है, बस सीधा गणित है। सच में ये तो बहुत आसान हो गया। और नोट्स में एक और दिलचस्प जगह का जिक्र है जहां 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को काटते हैं। हाँ, वो किसी जमीन पर नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर के बीच में है। मतलब एक पानी के बीच का बिंदु। बिल्कुल, इसे अक्सर नल आइलैंड भी कहते हैं। तो ग्रिड सिस्टम तो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन पृथ्वी लगातार गतिमान है। सही बात है। तो अब पृथ्वी की गतियों पर आते हैं।
नोट स्पष्ट करते हैं कि घूर्णन गति, जिसे परिभ्रमण भी कहते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। हाँ, और इसी लट्टू जैसी गति की वजह से दिन और रात होते हैं। और दूसरी गति है परिक्रमण गति, जहां पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। लेकिन यहाँ मौसम बदलने के लिए सिर्फ परिक्रमण काफी नहीं है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23 डिग्री 27 मिनट का झुकाव सबसे अहम रोल निभाता है। अच्छा, 23 डिग्री 27 मिनट? हाँ, अगर पृथ्वी सीधी होती तो हर जगह साल भर एक ही मौसम रहता। यहीं पर वो बात होती है जिससे हमने शुरुआत की थी, उपसौर और अपसौर का विरोधाभास। बिल्कुल। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है, जिसे उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है, जिसे अपसौर कहते हैं। तो जनवरी में उत्तरी गोलार्ध सूर्य की विपरीत दिशा में झुका होता है, इसलिए किरणें तिरछी पड़ती हैं। एकदम सही। किरणें तिरछी होने के कारण ऊर्जा बिखर जाती है और हमें कड़ाके की ठंड लगती है। और इसके उलट 4 जुलाई को हम सूर्य से दूर तो हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। हाँ, और सीधी किरणें पड़ने की वजह से भयंकर गर्मी होती है। इसी झुकाव के आधार पर ही जलवायु कटिबंधों यानी क्लाइमेट जोन्स को भी बांटा गया है ना? बिल्कुल। भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण तक उष्ण कटिबंध है, जहां हमेशा गर्मी रहती है। फिर 30 से 45 डिग्री तक उपोष्ण कटिबंध है। हाँ, जहां कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने कम रहता है। फिर 45 से 66 डिग्री शीतोष्ण कटिबंध है, जहां ताप आमतौर पर कम ही रहता है। और 66 से 90 डिग्री तक तो ध्रुवीय कटिबंध आ जाता है, जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। सही कहा। यहाँ 2 और तिथियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इक्विनॉक्स या विषुव के 21 मार्च और 23 सितंबर। अच्छा, वसंत विषुव और शरद विषुव। इस समय दिन और रात पूरी दुनिया में बराबर होते हैं, है ना? बिल्कुल, क्योंकि सूर्य ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। परीक्षाओं के लिए इन तिथियों को याद रखना बहुत जरूरी है। तो मौसम और गतियों के बाद अब सीधे हमारी पृथ्वी के विशाल आकारों और आंकड़ों की बात करते हैं। नोट्स में कुछ आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। हाँ, जैसे पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.8 अरब वर्ष है। और इसका द्रव्यमान 5.9722 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। एक आम इंसान के लिए इन संख्याओं का क्या मतलब है? देखिए, 10 की घात 24 का मतलब है 59 के आगे 23 शून्य। ये इतना विशाल द्रव्यमान है जो भारी गुरुत्वाकर्षण बल पैदा करता है। और आयतन भी 108.321 गुणा 10 की घात 10 घन किलोमीटर है। क्षेत्रफल की बात करें तो कुल धरातलीय क्षेत्रफल 51 करोड़ 1,05,000 वर्ग किलोमीटर है। और मजे की बात यह है कि इस क्षेत्रफल में भूमि केवल 29.08% है। और बाकी का 70.92% सिर्फ पानी है। बिल्कुल। और गहराई और ऊंचाई के आंकड़े भी कम हैरान करने वाले नहीं हैं। सबसे गहरा स्थान मारियाना ट्रेंच है, जो 11,033 मीटर गहरा है। 11,033 मीटर। और सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। हाँ, तो अगर हम एवरेस्ट को उखाड़कर मारियाना ट्रेंच में डाल दें तो भी उसकी चोटी के ऊपर लगभग 2 किलोमीटर पानी होगा। अरे बाप रे, ये तो सच में कल्पना से परे है। और धरातल का सबसे निचला स्थान मृत सागर है, जो 356 मीटर है। सही बात है। एक और तकनीकी आंकड़ा नोट्स में है, पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड बताई गई है। हाँ, ये वो गति है जिससे अगर किसी वस्तु को फेंका जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर अंतरिक्ष में चली जाएगी। लेकिन उसी के साथ रॉकेट के लिए आवश्यक कक्षीय वेग सिर्फ 8 किलोमीटर प्रति सेकंड लिखा है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए, जो रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उन्हें पृथ्वी को छोड़कर भागना नहीं होता, बल्कि कक्षा में स्थापित होना होता है। अच्छा, तो वो बस गुरुत्वाकर्षण से संतुलन बनाते हैं? बिल्कुल, उसके लिए 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति चाहिए होती है। वाओ। एक और दिलचस्प आंकड़ा पृथ्वी के व्यास का है। विषुवत रेखीय व्यास 12,755 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,712 किलोमीटर। दोनों के बीच 43 किलोमीटर का अंतर है। मतलब पृथ्वी एकदम परफेक्ट गोल गेंद नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। तो प्रकृति ने ये गहराइयां और ऊंचाइयां बनाई हैं जो अटल हैं। लेकिन अब बात करते हैं उन लकीरों की जो भूगोल पर इंसानों ने खींची हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये सीमाएं अक्सर अक्षांश रेखाओं का ही सहारा लेती हैं। जैसे भारत से जुड़ी सीमाओं के खास नाम हैं। चीन के साथ लगने वाली सीमा को
मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और पाकिस्तान के साथ वाली सीमा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। लेकिन यहाँ नोट्स में 24वीं समानांतर रेखा का भी जिक्र है, जिसे विवादित बताया गया है। हाँ, ये गुजरात के कच्छ इलाके में है। पाकिस्तान इसे सीमा मानता है, लेकिन भारत इसे स्वीकार नहीं करता। अच्छा, और वैश्विक सीमाओं में 38वीं समानांतर रेखा है, जो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। बिल्कुल। और 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है, जो दुनिया की सबसे लंबी सीधी सीमा रेखाओं में से एक है। और वियतनाम की 17वीं समानांतर रेखा। इसके अलावा यूरोप में जर्मनी और फ्रांस के बीच मैजिनॉट और सिगफ्रीड रेखाएं भी हैं। और जर्मनी पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा। भारत के संदर्भ में एक और नाम है डूरंड रेखा। हाँ, डूरंड रेखा। मुझे लगता था ये सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। बंटवारे के बाद इसका अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच चला गया, लेकिन इसका एक छोटा हिस्सा आज भी भारत के पीओके क्षेत्र से लगता है। ये सब सीधे वन लाइनर सवाल बनते हैं एलडीसी में। और इंसानों ने सिर्फ देशों को ही नहीं, बल्कि देशों के अंदर के शहरों और राज्यों को भी बहुत सुंदर भौगोलिक उपनाम दिए हैं। हाँ, ये नोट्स का एक बहुत ही रोचक हिस्सा है, क्योंकि वहाँ कभी सूती वस्त्र मिलों की भरमार हुआ करती थी। उसी तरह मध्य प्रदेश को सोया सिटी कहा जाता है, सोयाबीन के उत्पादन के कारण। और छत्तीसगढ़ धान की डलिया है, क्योंकि वहाँ का बेसिन चावल के लिए एकदम अनुकूल है। मेघालय का तो नाम ही मेघों का नगर है, और इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है, मसालों के व्यापार की वजह से। और कश्मीर को तो भारत का स्विट्जरलैंड या पृथ्वी का स्वर्ग कहा ही जाता है। बिल्कुल। जयपुर अपने लाल गुलाबी पत्थरों के कारण गुलाबी नगर या भारत का पेरिस कहलाता है। बेंगलुरु को बगीचों का शहर या फिर आज के समय में अंतरिक्ष का शहर भी कह सकते हैं, इसरो के कारण। और मुंबई अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भारत का हॉलीवुड है। नोट्स में कुछ और नाम भी हैं, जैसे श्रीनगर झीलों का नगर है, और अमृतसर गोल्डन सिटी है। मदुरई त्योहारों का नगर है, और सिक्किम फलोद्यानों का स्वर्ग है। और झारखंड के नेत्रहाट को पहाड़ी की मल्लिका कहा जाता है। और पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन। परीक्षाओं में इन तथ्यात्मक प्रश्नों का आना लगभग तय होता है। बिल्कुल। और पोस्टर ज्ञान क्लासेस के नोट्स की खूबी यही है कि सब कुछ एक जगह व्यवस्थित है, और एलडीसी परीक्षाओं की तैयारी में ये बहुत उपयोगी है। एकदम सही। तो चलिए, आज हमने जो भी बात की उसका एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं, एक रैपिड फायर क्विज। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, पूछिए। पहला सवाल, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं किस महासागर में मिलती हैं? ये तो बहुत आसान है, अटलांटिक महासागर में, जिसे नल आइलैंड भी कहते हैं। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? भारत का समय ठीक 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। अरे वाह। और आखिरी सवाल, सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी की अवस्था, जिसे अपसौर कहते हैं, वह किस दिन होती है? यह अवस्था 4 जुलाई को होती है। शानदार। अगर कोई भी इसे सुन रहा है और जवाब तुरंत सोच पाया, तो मतलब तैयारी एकदम सही दिशा में है। हाँ, और पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स इसी तरह सटीक तैयारी करवाते हैं। बिल्कुल। तो अब हम इस विस्तृत चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। इस सफर को समेटते हुए मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल कहिए। हमने अक्षांश और देशांतर की लकीरों से बात शुरू की, फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात की। मतलब ये वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो इंसानों ने पृथ्वी को नियंत्रित करने के लिए खींची हैं। सही बात है। लेकिन जब हम पृथ्वी की गतियों को देखते हैं, उसके 23.5 डिग्री के झुकाव को देखते हैं, या समुद्र की गहराई और पहाड़ों की ऊंचाई को देखते हैं, तो एक बात साफ हो जाती है। क्या बात? यही कि इंसान कागज पर नक्शे जरूर बना सकता है, वो कितनी भी सीमाएं खींच ले, लेकिन प्रकृति इन इंसानी लकीरों से परे अपने भव्य और अटल नियम खुद तय करती है। हम नक्शे बना सकते हैं, लेकिन प्रकृति अपना भूगोल खुद लिखती है। ये बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक बिंदु है। भूगोल की असली समझ यही है। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। पोस्टल ज्ञान क्लासेस के साथ जुड़ने और इस लेक्चर को देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षाओं के लिए सभी को शुभकामनाएं।